Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 32 of software project management of this course. आज का जो मेरा लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो इस पूरे कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट से डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे स्टार्ट में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से कोर्स को स्टार्ट किया कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम जो अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, अपनी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स किस तरह लेते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग किस तरह करते हैं, उन रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर हम डिज़ाइन किस तरह करते हैं, और डिज़ाइनिंग के बाद आपकी जितनी भी हमारी होती हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो हम करते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर हम अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइनिंग से पहले हम अपना SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल चूज़ करते हैं। ठीक है, वो मॉडल हम किस तरीके से चूज़ करते हैं, ठीक है, उसके क्या क्राइटेरिया है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि हम जो अपना मॉडल चूज़ कर लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, तो उस मॉडल को चूज़ करने के बाद हम उसकी डिज़ाइन फेज पे जाते हैं। डिज़ाइन करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब जब हम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसकी टेस्टिंग और रिज़ल्ट्स की तरफ जाते हैं। टेस्टिंग के बाद हमने उसकी टेस्टिंग की, फिर उसका रिज़ल्ट्स किया, और एंड के अंदर हम उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं। तो हमने इस पूरे कोर्स में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट होता है, हम उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से मैनेज करते हैं और प्रोजेक्ट की को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज तक किस तरह लेके जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर हम 31st लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग और कंट्रोल की बात की थी कि जो प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग है और जो प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना होता है, तो मॉनिटरिंग और कंट्रोलाइजेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो वो आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और ये हमारा लास्ट लेक्चर है कि जब भी आप अपने कोई भी अपना प्रोजेक्ट कर लिया है, तो आप उसकी मॉनिटरिंग और उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से कैसे कंट्रोल करते हैं, किन पैरामीटर्स पे आप उसको मॉनिटर करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये केस स्टडी हमें लास्ट लेक्चर में इसको मैंने आपको कहा था कि हमने डिस्कस किया था, लेकिन आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास ये केस स्टडी है आपकी BR की, तो आप इस केस स्टडी को देखें कि हम सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि हमारे पास न्यू ऑर्डर एंट्री सिस्टम है। अब जो हमारे पास न्यू ऑर्डर एंट्री सिस्टम है, इसके साथ हम अपनी लेस टाइम या फ्यूअर एरर्स पर ऑर्डर, यानी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, वो हम अपने स्टेप की बात कर रहे हैं न्यूअर ऑर्डर एंट्री सिस्टम। हमने इस स्टेप को लिया, और ये हमारे पास हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि लेस टाइम फ्यूअर एरर्स इन ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्या आपने जितने भी एरर्स आ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, आप उसको किस तरह प्रोसीड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेकंड इसमें जो टैब है दैट इज़ न्यू ऑर्डर एंट्री प्रोसेसेस, ठीक है, और ट्रेनिंग। और थर्ड जो आपके पास है कि न्यू ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम है, और न्यू ऑर्डर जो भी आपकी ट्रेनिंग या चीज़ें हैं। तो अब ये सारी की सारी जो बेस बन रही हैं, वो किसकी बन रही हैं, वो इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी जो हमारी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में या जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में जो हमारी बेस होती है, जो हम जिसको बेस कहते हैं, वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो हमारे पास क्लाइंट की सेटिस्फिकेशन होती है कि क्लाइंट कितना सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग होती है या कोई भी आप जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ डे जो उसके रिजल्ट्स आते हैं, हमने उन रिजल्ट्स को देखना होता है कि वो रिजल्ट्स कितने फ्रूटफुल हैं, कितने % आ रहे हैं, दैट इज़ 80%, 70%, 60%, 50%। तो वो जिन रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं, हम उन रिजल्ट्स को बेस करके अपने उस पूरे प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं, और यहीं से हम फाइंड करते हैं कि जो हमारे पास प्रॉफिट ग्रोथ है, जो हमारे पास बाकी चीज़ें हैं कि उसकी सेल क्या है, ठीक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ठीक है, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, ये सारी की सारी। तो अब हम यहाँ पे जो अपनी BR की
हम जो अपनी assumptions लेते हैं वो assumptions क्या है, इंक्रीजिंग मार्केट साइज, ठीक है, जो आपकी मार्केट साइज है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यू कंज्यूमर सेटिस्फिकेशन विद प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट है आपका कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई है कि नहीं है, ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आपकी ई कॉमर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह क्या है, किन पैरामीटर्स पे वो बन रहा है, कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका स्टाफ हाई स्टाफ है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसकी कंटिन्यूशन किस तरह है। तो ये जो हमारे पास पूरी केस स्टडी है, ठीक है, इसकी बेस के ऊपर हमने अभी हम डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे कि अपने प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग है और जो फेस है वो हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और उसके जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो हम किस तरह अपने रियल सॉफ्टवेयर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ क्रैशिंग, कि क्रैशिंग में आप देखेंगे आपके पास कि क्या हो रहा है कि ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हम यहाँ से ये आप देखेंगे ये आपका स्टार्ट है और ये आपका एंड है। तो स्टार्ट पे हम कहते हैं कि 0 0 और ये भी आपके पास 0 0 है। तो ये आपके पास जाता है 8, ठीक है, स्टार्स गोज टू इन ए। तो ए आपका 0 2 है और इसके 2 7 है और दूसरे पैरामीटर्स के 2 7 है और ए से सी में फिर 2 7 है और ए से डी में आपके पास जो है 3 7 है और ए से बी में आपके पास 2 7 है, ठीक है। और फिर सी से ई में आपका 7 8 है और 7 8 है और ई से डी में आपके पास जो है ये भी 7 8 है और ई से जो एफ है आपका ये 8 11 है और ये भी 8 11 है और एफ से जो बी है ये भी 2 7 है और 2 7 है और एफ से जो आपका एंड है ये आपका 11 है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर हम अपना पैरामीटर फाइंड करते हैं। हम जो अपने पैरामीटर्स फाइंड करते हैं वो किस तरीके से फाइंड करते हैं आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ए सी ई एफ, कि हमने ए से लेकर हमने एफ तक आना है। तो ए सी ई एफ, तो ए से एफ तक आने के लिए आपका जो ए पैरामीटर है दैट इज़ 2, इसकी वैल्यू 2 है। सी की वैल्यू आपके पास 5 है और ई की वैल्यू आपके पास 1 है और एफ की वैल्यू आपके पास 3 है। तो हम जब इन तमाम को सम अप करेंगे 2 + 5 7, 7 + 1 8 और 8 + 3 आपका क्या आता है, ये आपका 11 आता है। तो ए सी ई एफ जो हमारा फर्स्ट पाथ है 2 + 5 + 1 + 3, तो दैट विल बी 11। ये हमारे पास फर्स्ट पाथ है ए सी ई एफ का, ये आता है 11 आता है। ए बी एफ जो है ये अब आप देखेंगे ये कौन सा पाथ बनता है, ये ए बी और एफ, यानी हम इस पाथ को यूज करें तो ए से बी आप देख रहे हैं कि क्या वैल्यू है 2, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 और एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो 2 + 5 + 3 हम जब इसको सम अप करते हैं तो 2 + 5 7, 7 + 3 10, तो ये आपके पास 10 आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास पाथ है ए डी ई एफ, कि अगर हम इस पाथ से आते हैं तो ये ए से डी, देन डी से ई और ई से एफ। तो ये ए की वैल्यू क्या है 2, देन डी की वैल्यू क्या है 4, ई की वैल्यू क्या है 1 और एफ की वैल्यू क्या है 3। तो अगर हम इसको सम अप करें तो 2 + 4 6, 6 + 1 7 और 7 + 3 10, तो इसकी जो वैल्यू आती है ये हमारे पास 10 आती है। तो हम इस तरीके से आप देखेंगे हमने डिफरेंट पाथ्स फाइंड किए हैं, ए सी ई एफ, ए बी एफ और ए डी ई एफ, और ये डिफरेंट पाथ्स की जो वैल्यू आई है हमारे पास दैट इज 11 10 10। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं 11 10 और 10। अब यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, कि जो आपके पास प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट है। अब ये जो हमारी जितनी भी क्रैशिंग है ये हम फाइंड करने से बाद जो लास्ट हमारा इस कोर्स का पार्ट है वो है हमारे पास कि इस सारे का कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, हम उसको मैनेज किस तरह करते हैं, कंट्रोल किस तरह करते हैं और जब उसको डिलीवर करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, हम उसको किस तरीके से डिलीवर करेंगे। तो स्कोप रेफर्स टू ऑल द वर्क इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट
एंड द प्रोसेसेस यूज्ड टू क्रिएट देम। तो अब हमारे पास इसमें जितना भी स्कोप है, हम जब बात करते हैं स्कोप की, तो स्कोप रेफर्स टू ऑल द वर्क, ठीक है, मतलब जितना भी वर्क है जो इन्वॉल्व होता है इन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जितना भी प्रोजेक्ट है उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं उसको क्रिएट करने के लिए, ठीक है, वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो स्कोप रेफर्स टू ऑल द वर्क इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द प्रोसेसेस यूज्ड टू क्रिएट देम, कि ये फर्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है वो ये है कि हमारे पास जितना भी स्कोप है उस वर्क का, हम उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो क्या है। सेकंड क्या है कि ए डिलीवरेबल इज़ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, कि हमने जो डिलीवर करना है, ठीक है, जो हमारी डिलीवरेबल प्रोडक्ट है हमने वो जो प्रोड्यूस करनी है, वो जो प्रोजेक्ट है, सच एज उसमें आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स हैं और मीटिंग मिनट्स हैं, कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपकी हार्डवेयर की क्या 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 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपकी सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपको कितना हार्डवेयर चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, कितना सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड है, उस सॉफ्टवेयर को आप किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपने उसको प्लान करने के आपको जो डिफरेंट टाइप्स की उसमें जो आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, जो आपको मिनट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आपने प्लानिंग किस तरह की, आपको हार्डवेयर कौन सा चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए। और फाइनली प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड in defining and controlling what is or is not included in a project, ठीक है। तो जो फाइनली जो हमारा प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट होता है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं कि हमारे पास कितने प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, कंट्रोल किस तरह करते हैं, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम जो है वो इसमें देखते हैं कि प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड in defining and controlling what is or is not included in a project, कि कौन सी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड है और कौन सी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट होती है जो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास था ये प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, सेकेंड हमारे पास है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेसेस। अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो प्रोसेसेस हैं, क्योंकि किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर डिफरेंट सब टास्क होते हैं, टास्क होते हैं और टास्क के अंदर सब टास्क होते हैं। तो प्रोसेसेस भी आपके डिफरेंट टास्क के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर की मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर को रन कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, हम उन तमाम प्रोसेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज़ स्कोप प्लानिंग, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी स्कोप है उसकी प्लानिंग आप किस तरीके से करते हैं, डिसाइडिंग हाउ द स्कोप विल बी डिफाइंड वेरीफाइड। लेकिन किसी भी आपके पास एक डेटाबेस है, एक वेबसाइट है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, जो आपका क्लाइंट है वो आपको 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताता है, आप उसके 15 ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करते हैं, लेकिन जो 5 में से सिर्फ 3 कंप्लीट हो रहे हैं, 2 नहीं हुए, तो उसको उस 15 के साथ कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि जो उसके एग्जैक्ट 5 ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल नहीं हो रहे। तो स्कोप प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि आपके पास आपका स्कोप क्या है, उसको आप वेरीफाई किस तरह करेंगे, कंट्रोल किस तरह करेंगे, ये जितनी चीज़ें ये सारी की सारी हम जो अपनी इसमें डिस्कस करते हैं स्कोप प्लानिंग में। देन स्कोप की डेफिनेशन, ठीक है, ये तो आपने स्कोप प्लान कर लिया। अब स्कोप की एक्चुअल जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है कि जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट चार्टर एंड preliminary scope statement and adding more information as requirements are developed and change requests are approved, ठीक है। कि हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट चार्टर है,
ठीक है, जो उसकी स्कोप स्टेटमेंट्स हैं, जो उसके अंदर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें हमें हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जो हमने डेवलप की हैं, जो हमने चेंजेस की हैं, उन तमाम यानी वो जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, उनको हमने किस तरीके से अप्रूव करना है, उसको हमने किस तरीके से लेके चलना है, वो हमने सारी की सारी जितनी भी स्कोप की डेफिनेशन हैं वो हमने बतानी है कि हमारा के फर्स्ट मॉड्यूल में क्या होगा, सेकंड मॉड्यूल में क्या होगा, थर्ड मॉड्यूल में क्या होगा। एक मॉड्यूल कंप्लीट करके उसके बाद आपने क्या एक्शन लेना है, दूसरा मॉड्यूल आपने कंप्लीट करना है तो फिर क्या एक्शन लेना है। तो ये हमारा सारा एक्चुअल जो है स्कोप चल रहा है। अब स्कोप के बाद हमने डिस्कस किया था WBS, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिएटिंग द WBS, ठीक है, कि हम जब ये कर लेते हैं तो फिर हम अपने वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो हमारे पास वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है कि सब डिवाइडिंग द मेजर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स। तो जो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के WBS हैं, ठीक है, कि हमने उन WBS को किस तरीके से क्रिएट करना है और अपने वर्क को डिवाइड कर देना है स्मॉलर चंक्स में, स्मॉलर मॉड्यूल में, स्मॉलर पार्ट्स में, ताकि वो ज़्यादा मैनेजेबल हो, उसकी मैनेजमेंट ईजी हो। क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक हमारे पास ऑटोमेशन है, फर्ज किया हमने कॉन्सेप्ट्स की ऑटोमेशन करनी है, तो ऑटोमेशन इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट। अब अगर हम उसकी डिवीजन कर देते हैं कि उसका एक मॉड्यूल डेटाबेस कह देते हैं, एक वेब डेवलपमेंट का कह देते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कह देते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कह देते हैं, तो हम जब उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफाइन कर देते हैं तो हमें उनको मैनेज करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनके जितने भी इश्यूज हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाते हैं, जिस वजह से हम इजीली उसका WBS डिज़ाइन करके उसको रन कर सकते हैं। तो एक जो WBS है इसके अंदर हम क्या चीज़ डिफाइन करते हैं कि सब डिवाइडिंग द मेजर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स, के मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं कि उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है, कैसे लेके चलना है। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है दैट इज स्कोप वेरिफिकेशन, कि जो आपका स्कोप है उसको वेरीफाई किस तरह करना है, उसकी वेरिफिकेशन किस तरह करनी है। तो फॉर्मलाइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट स्कोप, कि जो आपने स्कोप फाइंड किया है, ठीक है, अब उसको आपने, ठीक है, उसकी जजमेंट किस तरह करनी है कि वो आपका लेजिटिमेट स्कोप है भी है कि नहीं है, या उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, या कोई पैरामीटर आपने छोड़ तो नहीं दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्कोप वेरिफिकेशन है। स्कोप वेरिफिकेशन के बाद हमने अपना स्कोप कंट्रोल करना है कि जो भी हमारे पास जो हमारा स्कोप है, कंट्रोलिंग चेंजेस टू प्रोजेक्ट स्कोप, के जो आपके उस प्रोजेक्ट स्कोप में उनको जो चेंजेस हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स जो आपका स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसमें हमारे पास स्कोप प्लानिंग है, फिर स्कोप की डेफिनेशन है, फिर हम इसमें WBS क्रिएट करते हैं, फिर हम स्कोप को वेरीफाई करते हैं और लास्ट में हम अपने स्कोप को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। इसमें स्कोप प्लानिंग है, डेफिनेशन है, WBS है, वेरिफिकेशन है और कंट्रोल है, ठीक है। तो देयर आर 5 मेजर पार्ट्स। स्कोप प्लानिंग एंड द स्कोप मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। अब जो आपकी स्कोप प्लानिंग है और जो आपके पास स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, द स्कोप मैनेजमेंट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ, ठीक है। अब स्कोप मैनेजमेंट के अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। जो फर्स्ट है कि द स्कोप मैनेजमेंट प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ the team will prepare the project scope statement, create the WBS, verify completion of the project, deliverables and control requests for changes to the project scope। तो इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो हम अपना पूरा प्लान है उसमें हम अपने जो भी आपके प्रोजेक्ट का स्कोप स्टेटमेंट क्या है, आप WBS किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसको वेरीफाई किस तरीके से करते हैं, आपके प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल्स क्या क्या हैं और आप उसको कंट्रोल रिक्वेस्ट आप करते हैं कि आप किन किन पैरामीटर के थ्रू उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास की इनपुट है कि की इनपुट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है, प्रिलिमिनरी स्कोप स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, कि इसके अंदर
हमारे पास जितना भी प्रोजेक्ट का चार्टर है वो आ जाता है, उसकी स्कोप स्टेटमेंट आ जाती है, और पूरे प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट प्लान है वो भी सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास जो हमने देखना है कि अगर आपकी स्कोप प्लानिंग है और आपके पास जो स्कोप मैनेजमेंट प्लान है वो किस तरीके से है, तो हम इन पैरामीटर्स के ऊपर अपना पूरा जो भी आपका प्रोजेक्ट चार्टर है, जो भी आपकी स्कोप स्टेटमेंट है, जो भी आपका मैनेजमेंट प्लान है, वो सारा एक सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्कोप, ये हमारे पास मैनेजमेंट प्लान हो गया। देन हम जाते हैं स्कोप वेरिफिकेशन की तरफ। स्कोप वेरिफिकेशन में जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ गुड स्कोप स्टेटमेंट एंड WBS फॉर अ प्रोजेक्ट। एक्चुअली देखें, प्रोजेक्ट का जो असल सक्सेस है वो इसी के ऊपर है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, मार्केट का कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, इंडस्ट्री का कोई भी प्रोजेक्ट ले लें, तो स्कोप ही फाइंड करना असल इशू है कि एग्जैक्टली यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, यूज़र क्या चाहता है, यूज़र की नीड्स क्या हैं। तो वो जो एग्जैक्टली जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी चेंजेस हैं कि यूज़र क्या चाहता है, ठीक है, यूज़र की नीड्स क्या हैं, यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसी की बेस के ऊपर ही हमारे स्कोप की वेरिफिकेशन होती है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ गुड स्कोप स्टेटमेंट एंड WBS फॉर अ प्रोजेक्ट, कि हमारे पास जितना भी स्कोप है, ठीक है, जितनी भी स्कोप स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनको फाइंड करने के लिए हम कुछ अपने स्टेप्स रखते हैं। फर्स्ट क्या है कि इट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट। देखें, हम एक प्रोजेक्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट का। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत सी मेथडोलॉजीज हैं, बहुत से लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो किस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहा है, ठीक है, वेबसाइट्स की उसकी कौन सी मेथडोलॉजी उसको पसंद है। अब ये आपकी स्कोप स्टेटमेंट है। अब जो एग्जैक्टली उसकी जो नीड्स हैं और रिक्वायरमेंट्स को फाइंड करना, ये मेन इशू होता है या मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो हम जब इसको प्रॉपरली फाइंड कर लेते हैं तो उसकी बाद जो आपकी बिल्डिंग है वो प्रॉपरली बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रोजेक्ट का यानी आपने सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स ही गलत कर दी, तो उसके बाद आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है वो भी गलत हो जाएगा। जब वो गलत हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके बाद आपके रिजल्ट पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्कोप वेरिफिकेशन में आती हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ गुड स्कोप स्टेटमेंट एंड WBS फॉर अ प्रोजेक्ट, कि आपके पास जो एक प्रॉपर स्टेटमेंट है आपने किस तरह फाइंड करनी है। इट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट टू वेरीफाई प्रोजेक्ट स्कोप एंड मिनिमाइज स्कोप चेंजेस, कि ये प्रोजेक्ट का स्कोप और उन चेंजेस को मिनिमाइज करना, उसको वेरीफाई करना, ये उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। मैनी प्रोजेक्ट सफ़र फ्राम स्कोप क्रीप एंड पुअर स्कोप वेरिफिकेशन, सी व्हाट वेंट रॉन्ग, कि उन प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं अपनी डिफरेंट मेथड से। 21st century insurance group wasted a lot of time and money on a project that could have used half the shelf components। तो यानी नॉर्मली हम कोई भी आप ले लें प्रोजेक्ट, कोई ऑटोमेशन का ले लें, डेटाबेस का ले लें, नेटवर्क्स का ले लें, ठीक है। तो जब तक आपका प्रॉपरली जो आपका स्कोप है वो डिफाइन नहीं होगा, तब तक जो आपका प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सकता। तो स्कोप वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है कि आपने वो किस तरीके से लेके चलना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज स्कोप कंट्रोल, कि जो आपका स्कोप कंट्रोल है वो क्या है और आपने स्कोप कंट्रोल को किस तरह करना है। तो स्कोप कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग चेंजेस टू द प्रोजेक्ट स्कोप। यानी फर्स्ट जो है कि जो आपका स्कोप कंट्रोल है उसमें जितनी भी चेंजेस होती हैं जो आपकी इन्वॉल्व होती हैं प्रोजेक्ट स्कोप से, वो सारी की सारी उसमें हम देखनी होती हैं। गोल्स आप ठीक है। अब अगर आपका स्कोप प्रॉपर नहीं आ रहा, उसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको डिफरेंट मेथड और मेथडोलॉजी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो जो आपके पास स्कोप कंट्रोल है वो आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट स्कोप की चेंजेस हैं आपने उसको किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह मैनेज करना है, वो सारे के सारे यहाँ से आएंगी। गोल्स ऑफ स्कोप कंट्रोल आर टू
इन्फ्लुएंस द फैक्टर्स दैट काज स्कोप चेंजेस, कि जितने भी आपकी फैक्टर्स हैं जिनसे आपका स्कोप चेंज हो सकता है वो हम देख सकते हैं। इंश्योर चेंजेस आर प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चेंजेस कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मैनेज चेंजेस व्हेन दे अकर, कि जितनी भी चेंजेस आपकी आ रही हैं आपके स्कोप में, आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं, उसके लिए प्लान क्या बनाते हैं, आपका एक्शन प्लान क्या है। और फिर लास्ट में है कि वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल। हमने लास्ट टाइम पे BCWS, ACWS और डिफरेंट टेक्निक्स देखी थी, ठीक है। तो इसमें हमने ये कहा था कि अगर वेरिएंस नेगेटिव आ रहा है तो आपका टाइम जो आपने प्रॉपर टाइम प्लान किया हुआ है, ठीक है, या जो आपकी कास्टिंग है वो उससे एक्सीड कर रहा है, इसलिए जो आपका वेरिएंस है वो आपका नेगेटिव आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी जो स्कोप कंट्रोल में जो देखनी होती हैं कि आपने उसको किस तरह कंट्रोल करना है। अब इसके बाद आपके पास स्कोप चेंज कंट्रोल। अब इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, वो कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं कि प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट में स्कोप है सबसे पहले कि जी आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आपकी लिमिटेशंस क्या हैं, एक्चुअली व्हाट यू वांट, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। जब आप वो क्लियरली डिफाइन कर देते हैं अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव, जिसको हम स्कोप कहते हैं, उस स्कोप की बेसिस के ऊपर आप अपनी कास्टिंग फाइंड करते हैं। अब जब आपके पास कास्टिंग है, किसी भी प्रोजेक्ट की जो कास्टिंग है, कास्टिंग में हमने ये देखना होता है कि आप अगर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट की जो अगर आपकी 5 मिलियन आपकी रेंज है, ठीक है, और आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो अपने 5 मिलियन में उसको डिज़ाइन किया हुआ है, और आपके जहन में ये है कि आपको इसमें 1 मिलियन प्रॉफिट है, 4 मिलियन कास्टिंग है, फॉर एग्जांपल, आप जब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो पता चलता है आपकी 6 मिलियन आपकी कास्टिंग आ गई है। तो ये भी देखना है कि जो आपका स्कोप है वो स्कोप क्या है, और स्कोप के बाद जो आपकी कास्टिंग है, ठीक है, जो आपको उसके लिए कास्ट या जो उसके लिए आपको फंड्स रिक्वायर्ड हैं वो कितने हैं, उसका आपने स्केड्यूलिंग देखनी है, ठीक है, कि स्केड्यूलिंग अगर बाद दफ़ा हम अपने प्रोजेक्ट को बहुत फास्ट कर लेते हैं लेकिन हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो हमने क्वालिटी के साथ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना और कास्टिंग भी प्रॉपर्ली देखनी है और उसको हमने प्रॉपर्ली स्केड्यूल भी करना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अपनी प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स के अंदर कि जिसमें हमारा स्कोप क्या है, फिर हमारी कास्टिंग में कितनी रिक्वायर्ड है, और फिर हमें किस तरह का स्केड्यूल चाहिए, फिर हमें क्वालिटी किस तरह की चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स के अंदर देखते हैं। अब हमारे पास स्कोप चेंज या जो कंट्रोल सिस्टम है, ए मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड, ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं कि फिगरिंग आउट अ प्लान फॉर नेमिंग थिंकिंग टू अवॉइड कंफ्यूजन, ए प्रोसेस फॉर मैनेजिंग बेसलाइन एंड प्रोसेसेस चेंजेस टू कीप वर्जन स्टेट एंड ओनर्स आइडेंटिफाई, ठीक है, कि आपके जितने भी ओनर्स हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। ए वे टू रिपोर्ट द करंट स्टेटस ऑफ एनी और ऑल आइटम्स फॉर हैंडलिंग इंक्वायरीज अबाउट आइटम्स और समरीज। तो ये हम सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास स्कोप है, जो हमारे पास चेंज कंट्रोल है, वो देखते हैं। ए प्रोडक्ट ऑडिट और रिव्यू प्रोसेस टू इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा यू हैव, कि जितनी भी इंटीग्रिटी है, जितनी भी डाटा है, उसको आपने इंश्योर किस तरह करना है, उसको किस तरह देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्कोप चेंज और कंट्रोल के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं कि उसको हमने किस तरीके से लेके चलना होता है और कैसे मैनेज करना होता है। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंट्रोल इज़ गुड चेंज कंट्रोल, कि अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट कंट्रोल जो है सक्सेसफुल आप चाहते हैं कि आप उसको रन करें, तो उसकी जो चेंज कंट्रोल है दैट शुड बी वेरी गुड एंड दैट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो चेंज कंट्रोल सिस्टम की गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। अब जो फर्स्ट गाइडलाइन है कि ऑल प्रोजेक्ट कंट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट मस्ट इंक्लूड आर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ चेंजेस टू इट विल बी हैंडल्ड, कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हैं, उनमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर्ली क्लियर हों, ठीक है। आपने जितने भी एग्रीमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कि उसके अंदर जो अगर आप चेंजेस लाएंगे तो वो चेंजेस आप किस तरीके से कैसे हैंडल करेंगे, चेंजेस को हैंडल करने का आपके पास क्या मेथोडोलॉजी है, क्या आपके स्टेप्स हैं। तो वो जो फर्स्ट है
all project contracts or agreement must include a description of how changes to it will be handled, कि उस तमाम की चेंजेस आप किस तरीके से कैसे हैंडल करेंगे। सेकंड क्या चीज़ है कि all change orders must be approved by the appropriate signature authority, कि जितनी भी जो आप चेंजेस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट में कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हैं, किस मॉड्यूल में कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो आपकी कंसर्न जो आपकी साइनिंग अथॉरिटी है उनसे उसका प्रॉपरली अप्रूवल हो, उसके बाद आप उसको स्टार्ट करें। ये सेकंड पॉइंट है चेंज कंट्रोल के हवाले से। थर्ड पॉइंट इज़ दैट all project artifacts must be amended with the impact of approved changes, कि जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इस तरीके से उनको अमेंड करना चाहिए कि जो आपके अप्रूव चेंजेस हैं उसको उस तरीके से करना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट एनी चेंज टू अ प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट रिक्वायर्स अ कैप्चर्ड चेंज कंट्रोल रिक्वेस्ट, कि जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको उसकी आपने उसका जो आपने आर्टिफैक्ट फाइंड करना है उसको आपने किस तरीके से चेंज कंट्रोल सिस्टम में लेके आना है। तो ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स है कि अगर आपने अपने स्कोप या चेंज कंट्रोल में चेंजेस करनी है तो आप किस तरीके से करते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर एवरी चेंज ऑर्डर, अब अगर आपने कोई ऑर्डर चेंज किया है या कोई भी आप उसमें चेंजेस लेके आए हैं तो रिव्यू ऑल चेंजेस फॉर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इम्पैक्ट, कि वो जितने भी चेंजेस हैं जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो आपके प्रोसेस हैं, उनका प्रॉपरली आप रिव्यू करें, उसका क्या इम्पैक्ट होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस प्रोसेस के ऊपर। तो वो आप जब तक आप उसको प्रॉपरली रिव्यू नहीं करेंगे तब तक उसको नहीं करना चाहिए। सेकंड है आपके पास आइडेंटिफाई ऑल एक्टिविटीज़ एंड वर्क पैकेज इम्पैक्ट, कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और जो वर्क पैकेज है जो आपको इम्पैक्ट करता है कि आपकी कितनी एक्टिविटीज़ हैं, आपका वर्क पैकेज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो देखना। थर्ड है आपके पास ट्रांसलेट इम्पैक्ट्स टू परफॉर्मेंस, कि जो भी आपके पास है उसको आपके जो आपका इम्पैक्ट्स है उसको आप ट्रांसलेट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आपकी कास्टिंग क्या है, आपकी स्केजुलिंग किस तरह करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने परफॉर्मेंस, कास्टिंग और स्केजुलिंग को करनी है। नेक्स्ट है इवेलुएट बेनिफिट्स एंड कास्ट ऑफ चेंजेस, कि जितने भी बेनिफिट्स आपने लिए हैं, जो भी चेंजेस हैं, वो सारी की सारी आपने किस तरीके से उसकी इवेलुएशन करनी है। तो यहाँ पे इवेलुएट बेनिफिट्स एंड कास्ट ऑफ चेंजेस, जितने भी आपके बेनिफिट्स हैं, जितने भी कास्ट ऑफ चेंजेस हैं, वो सारे के सारे आप किस क्राइटेरिया से उसकी इवेलुएशन कैसे करेंगे ये आपने देखनी है। इसके बाद आपके पास आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव दैट में डू द सेम, अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है उसके 3 मेथड्स हैं उसको डिप्लॉय करने के, डिज़ाइन करने के, इम्प्लीमेंट करने के, तो आपको वो अल्टरनेटिव मेथड भी पता होने चाहिए कि अगर इस मेथड में आपका सक्सेस रेट या टाइम या कॉस्टिंग कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सेकंड मेथड के ऊपर चले जाना चाहिए, आपको सेकंड टेक्निक का भी पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंड मेरिट, कि जो भी आपने एक्सेप्टेशन करनी है या जो भी आपने रिजेक्शन करनी है वो आपकी एक सर्टेन मेरिट लेवल के ऊपर होनी चाहिए। कम्युनिकेट चेंज टू ऑल पार्टीज़, के आपकी जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी चेंजेस हैं, जो आप चेंजेस कर रहे हैं वो उन तमाम पार्टीज़ के अंदर आपकी चेंज कम्युनिकेट होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस वहाँ पे किस फेस में क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं और वो किस तरीके से करनी है। समराइज ऑल चेंजेस इन नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड, कि जितनी भी आपके चेंजेस आ रही हैं उन तमाम को आप समराइज़ करें और नेक्स्ट जो भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड है उनमें जाके आप उनको रिपोर्ट करें। तो ये हमारे पास स्कोप और चेंजेस के चेंज ऑर्डर के लिए हमें किन स्टेप से गुजरना चाहिए और कैसे गुजरना चाहिए। अब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल, नेक्स्ट जो हमारे पास इशू है, ये टॉपिक है, वो हम ये कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल, कि जो देखें हमने कहा था कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आपका पीपल, ये जो ट्रायंगल थी, देयर आर 3 पैरामीटर्स, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, अगर आपने और पीपल है, अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। यानी अगर आपके पास लैपटॉप्स पड़े हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है,
और आपके पास पीपल भी हैं, टीम भी है, लेकिन उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो कुछ कोई भी चीज़ नहीं डिज़ाइन कर सकते। आपके पास सॉफ्टवेयर की डीवीडीज़ हैं, लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मशीन्स नहीं हैं, तब भी नहीं कर सकते। आपके पास मशीन हैं, सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अगर पीपल नहीं है उनको डेवलप करने वाले तो अब तब भी नहीं कर सकते। तो ये जो कंप्यूटिंग ट्राइंगल है कि हमने ये इसकी जो मॉनिटरिंग है और जो हमने पीपल को कंट्रोल करना है वो हमने किस तरीके से करना है, हमने जो अपने प्रोजेक्ट की जो मॉनिटरिंग है, पीपल कंट्रोल मैनेजमेंट, वो किस तरह करनी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें राइज होता है कि हु इज़ परफॉर्मिंग वेल, कि कौन सा आदमी पूरे प्रोजेक्ट में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, हु इज़ ऑलमोस्ट बर्न आउट, ठीक है, इफ यानी इसमें जो आदमी काम नहीं कर रहा है या कौन आदमी इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा मेहनत के इससे काम कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमने देखनी होती हैं, ठीक है। इफ़ अ टास्क हैंडल्ड बाय अ प्रोजेक्ट टीम सीम्स टू बी कॉन्स्टेंटली लेट चेक, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंट टाइप के इश्यूज हम अक्सर फेस करते हैं वो इश्यूज क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ दैट पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अक्सर टीम के अंदर जो होता है हमारी टीम के अंदर, ठीक है, एक दूसरे के पर्सनैलिटी क्लैशेस होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिसका सफ़र वो पूरा प्रोजेक्ट कर रहा होता है, इन द टर्म्स ऑफ डिले, इन द टर्म्स ऑफ कास्ट, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सो ऑन, ठीक है। सेकंड, वर्क ओवरलोड, ठीक है, कि जो अगर आप एक आदमी का यानी अगर आपने एक प्रोजेक्ट करना है तो अगर आपने उसके WBS प्रॉपरली क्रिएट नहीं किए हुए, आपने वर्कलोड नहीं किया हुआ, आपने एक्टिविटी डायग्राम्स नहीं बनाई, आपने प्रॉपरली फाइंड नहीं किया कि तो वो भी ये नहीं, अगर एक आदमी के पास सिर्फ 2 मॉड्यूल्स हैं, एक के पास 6 मॉड्यूल्स हैं, एक के पास 1 मॉड्यूल्स हैं, तो वर्कलोड की जो डिवीजन है वो भी आपको बड़ी मेरिट के ऊपर करनी चाहिए कि आपने अपने वर्कलोड की डिवीजन किस तरह करनी है ताकि उस डिवीजन की बेस के ऊपर वो चल सके। उसके बाद हमारे पास है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, कि वो जो मॉड्यूल है या जो भी प्रोडक्ट है या जिस तरह भी काम हो रहा है, अगर उसमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या उसको उस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है, तो फिर भी आपका जो प्रोजेक्ट है फेल हो सकता है। एंड देन इक्विपमेंट, अगर आपका इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी आपने जिस पर सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, रोज़ आपकी मशीन करप्ट हो रही है, उसमें मशीन हैंग हो रही है, मेमोरी के इश्यूज आ रहे हैं, प्रोसेसिंग के इश्यूज आ रहे हैं, तब भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले की तरफ जा सकता है। तो मोस्ट पीपल वर्क हार्ड, सो नेवर ब्लेम द पीपल अंटिल यू अंडरस्टैंड द इश्यूज, ठीक है। नॉर्मली जो लोग होते हैं वो वर्क हार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन अब हम फ़ौरन जो CEO होता है, PM होता है, वो फ़ौरन टीम के ऊपर उन लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देता है, जी आप काम नहीं कर रहे या आपकी आउटपुट प्रॉपर नहीं आ रही है, ये इशू है। तो हम इसमें ये कहते हैं कि मोस्ट पीपल वर्क हार्ड, सो नेवर ब्लेम द पीपल अंटिल यू अंडरस्टैंड द इश्यूज, के जब तक हम उनके इश्यूज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तब तक आप किसी को भी ब्लेम ना करें। कन्फ्लिक्ट्स में कन्फ्लिक्ट्स आर इनविटेबल इन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब हमारे पास किस टाइप के कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ पीपल कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इंट्रापर्सनल हो सकते हैं, इंटरपर्सनल हो सकते हैं, यानी 2 लोगों के दरमियान हो सकते हैं, 2 ग्रुप्स के दरमियान हो सकते हैं, पॉजिटिव और फंक्शनल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि कुछ जो पॉजिटिव और जो आपके पास फंक्शनल कन्फ्लिक्ट्स हैं कि जिसमें आपके 3 मेजर इश्यूज आते हैं, हार्ड वर्कर है, न्यू आइडियाज़ हैं, पॉजिटिव कंपटीशन है, नेगेटिव के अंदर पुअर मोरल है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी है, और इवन वर्क स्टॉपेज है कि जो आपका काम है वो आपका स्टॉप हो रहा है, प्रॉपरली नहीं हो रहा। तो ये डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट हैं जिसमें हमारे पास जो है एक तो ये काइंड ऑफ पीपल कन्फ्लिक्ट्स भी है, दूसरा पॉजिटिव और फंक्शनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, और थर्ड हमारे पास जो है वो नेगेटिव कन्फ्लिक्ट्स हैं। अब इन कन्फ्लिक्ट्स को हम जो है इसकी रेजोल्यूशन किस तरह होगी, इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। विदड्रॉ, ठीक है, कि मैनेजर रिट्रीट्स, इट इज़ अ पेटी और इनकॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट, कि जो आपका मैनेजर है, ठीक है, ये फर्स्ट जो इशू है कि यानी जो हम इसको किस तरह कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग विदड्रॉ। सेकंड है
आपका स्मूथिंग कि एम्फेसिंग द एरियाज ऑफ एग्रीमेंट के जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो आपके एरियाज हैं, आप सिर्फ उसके ऊपर प्रॉपरली फोकस करें, ठीक है, और उसके ऊपर रहें। नेक्स्ट आपके पास है वीक अप्रोच बट मे बी यूज्ड आ टेम्परेरी सोल्यूशन, कि आप जो है वीक अप्रोच यूज़ करते हैं या टेम्परेरी सोल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। कंप्रोमाइजिंग कि क्रिएटिंग नेगोशिएटेड सोल्यूशन, कि आप कुछ यानी जब कन्फ्लिक्ट आ गया तो दोनों पार्टीज अगर कुछ नेगोशिएट करती हैं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर तो तब उनका प्रोजेक्ट चल सकता है। अगर दोनों पार्टीज जो हैं वो अगर अपने टर्म्स और कंडीशन पे नेगोशिएट नहीं कर सकती तो उनका प्रोजेक्ट नहीं चल सकता। फोर्सिंग एक्सर्टिंग पोजीशन ऑफ पावर नॉट रिकमेंडेड अंटिल ऑल ऑप्शंस फेल्ड, ठीक है। कन्फ्रंटिंग का मतलब है गेट पीपल टू देयर कन्फ्लिक्ट डायरेक्टली thereby resolving the problem by working through the issues in the spirit of problem solving। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स हैं जो आ सकते हैं। हम जब भी कोई भी अपना प्रोजेक्ट लेके चलते हैं उसकी जो मॉनिटरिंग है, कंट्रोल है, तो हम इन मेथड जो पीछे हमने कन्फ्लिक्ट्स देखे हैं उन कन्फ्लिक्ट्स को हम इस तरीके से इन टेक्निक्स के थ्रू आपस में बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक्स। समरी ऑफ दिस चैप्टर के सक्सेस क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट कंट्रोल, जिसमें हमने बात की कि यूज़ के ये जो मॉनिटरिंग और कंट्रोल की अगर हम समरी देखें तो हम क्या कहते हैं कि यूज़ द प्रोजेक्ट प्लान एज द प्राइमरी गाइड फॉर कोऑर्डिनेटिंग योर प्रोजेक्ट, कि जो आपका प्रोजेक्ट प्लान है जो आपने बनाया हुआ है उसी को आपने लेके चलना है एज ए प्राइमरी गाइड, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल और इन टाइम की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर आप उस चार्टर या उस गाइड लाइन को छोड़ के अगर नई गाइडलाइन के ऊपर चले जाएंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेलियर की तरफ जाएगा। कंसिस्टेंटली मॉनिटर एंड अपडेट द प्लान एंड द अदर कंट्रोल डॉक्यूमेंट, तो आप वीकली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर, मंथली अगर आप उसको मंथली भी ले जाएंगे तो फिर आपकी जो अगर आपको वही एरर जब 1 मंथ बाद पता चलेंगे तो वो सारे प्रोसेसेस आपको फिर करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप कंसिस्टेंटली आपकी मॉनिटरिंग करें, ठीक है। मॉनिटरिंग के लिए आपने डिफरेंट टेक्निक्स बनाई हों, ठीक है, डिफरेंट आपने सेट ऑफ क्वेश्चंस डिफाइन किए हों, उन क्वेश्चंस को, उन टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपनी मॉनिटरिंग करें, ठीक है, जिससे जो आपका प्लान है और जो आपके जितने भी कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंटली रहें, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें पैरामीटर आता है, रिमेंबर दैट क्वालिटी कम्युनिकेशन इज़ अ की टू कंट्रोल, जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो क्वालिटी कम्युनिकेशन है, ये इज़ अ की टू कंट्रोल। मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट अगेंस्ट द प्लान ऑन अ रेगुलर बेसिस, गेट इन्वॉल्व, और लास्ट में जो आपकी मॉनिटरिंग है, द स्टेटस ऑफ वर्क बीइंग परफॉर्म्ड एज कम्पेयर प्लान के जितना काम कर लिया है और जो आपके पास एक्चुअल प्लान था उसको आपस में कंपेयर करें कि उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हैवी है कि नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ वर्क बीइंग कंप्लीटेड, कितना काम आपने कंप्लीट कर लिया है, जो वर्क आपने कंप्लीट कर लिया है। द क्वालिटी ऑफ वर्क बीइंग परफॉर्म्ड, कि जो आप क्वालिटी वर्क है कितना आपने परफॉर्म कर लिया है, कितना नहीं किया। द कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर एज कम्पेयर टू द प्लान, ठीक है। जो कास्टिंग और एक्सपेंडिचर थी, ठीक है, वो जो आपके अगर आपका 5 मिलियन था तो देखेंगे 9 मिलियन तो नहीं खर्च हो गया, या अभी आपने काम भी कर लिए, लो क्वालिटी के काम कर दिए, 2 मिलियन खर्च है, तो ये भी आपने देखना है कि जो आपकी एक्चुअल कास्टिंग थी उसको साथ कंपेयर करेंगे। द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनका क्या एटीट्यूड है, ठीक है, ये भी आप देखेंगे। द कोहेसिवनेस एंड कोऑपरेशन ऑफ टीम मेंबर्स, तो ये वो पॉइंट्स हैं कि जिनके थ्रू हम अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि जो सक्सेस क्राइटेरिया कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हो, तो हम किन पैरामीटर्स के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना चाहिए और किन पैरामीटर्स पर हमें अपने प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स इट्स क्लोजिंग, ठीक है। तो अब जब हमने सारी चीज़ें कर ली, अब हमने प्रोजेक्ट को क्लोज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो क्लोजिंग में जो फर्स्ट जो थिंग इज़ दैट प्रोजेक्ट की रिकवरी, प्रोजेक्ट की जो रिकवरी है, हाउ टू सेव ड्राइंग प्रोजेक्ट,
ठीक है, इसमें हमारे पास 3 अप्रोचेज हैं। देयर आर 3 अप्रोचेज फॉर दिस टेक्निक। वन इज दैट कट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि जो आपका सॉफ्टवेयर का साइज है आप उसको मिनिमाइज कर दें, अपनी रिक्वायरमेंट्स कम कर दें, उसको आप कट डाउन कर दें। ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है इंक्रीज प्रोसेस प्रोडक्टिविटी, के जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्टेबल बनाया जाए, उनको ज़्यादा बेहतर किया जाए। एंड थर्ड इज स्लिप द स्केड्यूल प्रोसीड विद डैमेज कंट्रोल, कि हम अपने स्केड्यूल को छोड़ दें, ठीक है, जो हमने अपने टाइम बार बनाया है, जो टाइम लाइन डिज़ाइन की है, हम उसको छोड़ दें और हम उसको नामित मेथड के ऊपर कर दें कि जी 6 मंथ में हो जाएगा, 10 मंथ में हो जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट है। अपॉर्चुनिटी फॉर डिसिसिव, ठीक है, लास्ट जो है कि डिसिसिव लीडरशिप एक्शन, के जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपका जो लीडरशिप एक्शन है वो अपने किस तरह करना है। नॉट अ टाइम टू जस्ट कट कॉर्नर्स, बी रियलिस्टिक नॉट फुलिश, कि आपने अब कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी में जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वही आपने मिस कर दिए हैं, या जो आपके मेन गोल्स थे वही आपके प्रोजेक्ट में मिस हो गए हैं। तो आपने ये नहीं देखना, उसके जितने भी आपके मॉनिटरिंग के जो पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर आपने मॉनिटरिंग करनी थी, आपने वो भी देखना है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कोई मिस तो नहीं हो रहा। ठीक है, टाइमिंग जो है नॉट टू अर्ली नॉट टू लेट, मतलब ये भी नहीं कि आप एक प्रोजेक्ट इतना जल्दी कंप्लीट कर देंगे उसमें क्वालिटी के बहुत से इश्यूज रह जाएं, और लेट अगर होता है तो इतना लेट ना हो कि क्लाइंट ही उसको यानी उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दे। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रोजेक्ट रिकवरी में देखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट रिकवरी के स्टेप्स हैं, जो आपकी सिचुएशन है, इज देयर अ हार्ड डेडलाइन, व्हाट्स, यानी अगर कोई आपकी हार्ड डेडलाइन है, ठीक है, आपने लाजमी, ठीक है, वो उन टास्क को कंप्लीट करना है, तो आप किन पैरामीटर्स के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं। डोंट डू व्हाट बीन डन ऑलरेडी, कि वो चीज़ें मत करें जो आपने पहले कर चुके हैं। आस्क टीम व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेप्स हैं, पीपल हैं, प्रोसेसेस हैं और प्रोडक्ट है, ठीक है। इन 3 स्टेप्स की बेसिस के ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज दैट पीपल, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट। अब पीपल स्टेप्स के अंदर क्या है कि रिस्टोर मोरल, कि सेक्रीफाइस अस्कैर्ड। देखिए अब बात ये है कि आपका ड्रेस कोड, ऑफ साइड, कैटर्ड मील्स एक्सेट्रा, क्लीनर, पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये हम जो अपना मोरल है ये फर्स्ट के जब तक आपका मोरल हाई होगा, ठीक है, आपका। सेकंड है कि फोकस पीपल टाइम, कि रिमूव नॉन एसेंशियल वर्क, जो आपका आप समझ जाएं कि अब आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, जो आपका नॉन एसेंशियल वर्क है वो आपका उसको नेगलेक्ट कर दें, ठीक है। मील टाइमिंग, बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम अगर नेगलेक्ट करके तो हम अपने टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। प्रोसेस जो हमारे स्टेप्स हैं, अब इसके अंदर हमारे पास जो है फिक्स क्लासिक मिस्टेक्स हैं, कि आपका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर नहीं है, शॉर्ट चेंज एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, माइलस्टोन आपने प्रॉपरली नहीं डिफाइन किए, प्रोग्रेस को आपने उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आपने कोई भी प्रॉपर आपने स्टेप्स नहीं डिफाइन किए, रिस्क को मैनेज करने के लिए आपका कोई प्री डिफाइंड प्लान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम इन प्रोसेसेस के ऊपर, ये सेकंड द प्रोसेस स्टेप्स। अब हम प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए कि हम उस प्रोडक्ट को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, कि जो भी आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी स्टेबल होनी चाहिए। रेज द बार ऑन चेंज रिक्वेस्ट, के आपकी जितनी भी चेंजेस हो रही हैं वो आप किन बेसिस पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ट्रिम द फ्यूचर सेट, और जितनी भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ को आप डिफाइन करें, और जो गार्बेज हैं उनको आप नेगलेक्ट करते जाएं, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेहतर तरीके से गेट अ नॉन स्टेबल स्टेट एंड बिल्ड फ्रॉम देयर। अब क्लोजिंग के अंदर, क्लोजिंग में आपके पास कंप्लीशन है, सक्सेसफुल है, ये टर्मिनेट, ये देयर आर 2 ऑप्शन के। अगर आपका एक प्रोजेक्ट था या तो वो आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा या वो अनसक्सेसफुल रह जाएगा, ठीक है। कि मर्डर मीन के सडन टर्मिनेशन, कि आपने कोई एकदम अपने प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ फंड का इशू हुआ, कोई भी इशू हुआ, आपने उसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपकी अचीवमेंट, आपने उस प्रोजेक्ट से क्या क्या अचीवमेंट्स गेट की हैं,
लेसन्स आपको क्या क्या मिले हैं और इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हैं, कि अगर आपको वही प्रोजेक्ट दोबारा दिया जाए तो आप किन किन पैरामीटर्स या किन किन मॉड्यूल्स पे फोकस करेंगे और उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हम इम्प्रूवमेंट के अंदर देखते हैं कि आप उसको इम्प्रूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। टीम मेंबर्स की इवेलुएशन, कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपके जितने टीम मेंबर्स हैं, किसने काम किया किसने नहीं किया, उनको आप किस तरीके से इवेलुएट करेंगे, आपका इवेलुएशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या स्टेप्स हैं, वो आपके जितनी भी स्टेप्स हैं, जो भी क्राइटेरिया है उसकी, ठीक है, कि आपने अपने टीम मेंबर्स की इवेलुएशन किस तरीके से करनी है, वो सारी की सारी आप अपने इस फेस में देखते हैं, क्लोजिंग फेस में देखते हैं। वाई टर्मिनेट, अब ये नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम उसको टर्मिनेट क्यों करना चाहते हैं। बेनिफिट्स वेस्ट कास्ट, द कस्टमर नो लॉन्गर वांट्स द प्रोडक्ट। अब आपने उसको डिले इतना कर दिया है कि आपको जो क्लाइंट है वो उसका माइंड चेंज हो गया, वो आपसे प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता। डेफिनेटली अगर उसने 25% पे किया है, 50% पे किया है, लेकिन वो कहता है ठीक है मैं बाकी रिमेनिंग पे नहीं करूँगा, तो एज पर एग्रीमेंट जो भी क्लास आपकी है, तो एक तो ये फर्स्ट इशू है कि द कस्टमर नो लॉन्गर वांट्स द प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट से अगर विदड्रॉ हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इशू है। द कस्टमर चेंज हिज माइंड एंड नाउ वांट्स अ ड्रामेटिकली चेंज आउटकम, ठीक है, उसका माइंड चेंज हो गया है। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज़ नॉट लाइकली टू बी अ कमर्शियल सक्सेस, जो प्रोडक्ट बनवा रहा था उसको लगता है कि फ्यूचर में वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी। तो एक तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन वजूहात की वजह से वो अपनी प्रोडक्ट टर्मिनेट कर सकता है। टेक्निकली न्यू टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ठीक है, या इमेच्योर जो आप काम कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी अभी प्रॉपरली आपके उस कंट्री में, जिस तरह पाकिस्तान में अभी तक 3G 4G नहीं आया, ठीक है, तो अगर कोई आप फ़ोन परचेज़ करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन बनाते हैं 3G 4G के लिए, तो वो पाकिस्तान में इन स्पेसिफिक आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो इसी तरीके से द रिजल्टिंग प्रोडक्ट विल नॉट ऑफर अ बिग एनफ एडवांस अवर करंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि वो आपको जो उसका एडवांस है या जो उसकी पेमेंट्स हैं वो करंट टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर नहीं है, और करंट टेक्नोलॉजी इज़ नॉट एनफ, जो आपकी करंट टेक्नोलॉजी है उसके लिए बेस्ट नहीं। तो इन वजह से, इन वजूहात की वजह से आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आपका जो स्कोप है वो अगर आपका स्कोप इतना जल्दी चेंज हो रहा है कि आप जजमेंट नहीं कर पा रहे कि क्लाइंट एग्जैक्टली क्या चाहता है, क्लाइंट के एग्जैक्टली क्या इशू हैं। सेकेंडली आपका जो स्केड्यूल है, द मोस्ट कॉमन रीज़न, ठीक है, मार्केट विंडो क्या है, कास्टिंग जो आपका बजट जो है वो एक्सीड बजट, और जो आपके फंड्स है उससे अगर आपका बजट ही इंक्रीज कर रहा है, या जो क्वालिटी है, ठीक है, प्रोडक्ट जस्ट डिड नॉट वर्क वेल एनफ, ठीक है, तो ये वो इश्यूज हैं जिन वजह से हम अपनी प्रोडक्ट या अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो हम टर्मिनेशन की तरफ लेके जाते हैं। और आपकी इंटरनल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं उसको क्लोज करने के लिए। तो अब जो हमारे पास क्लोजिंग प्रोसेस है कि हम उसको किस तरीके से क्लोज करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं। मेक द डिसीजन टू टर्मिनेट, कि अब आपने डिसीजन क्या करना है कि आप उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है, वो आपने क्या डिसाइड किया, किन पैरामीटर्स पे आप डिसाइड कर रहे हैं। कम्युनिकेट द डिसीजन टू ऑल कंसर्न, अगर आप टर्मिनेट कर रहे हैं तो जितने भी कंसर्न हैं उनको आप अपने उस डिसीजन से कम्युनिकेट करें। आइडेंटिफाई फाइनल टीम एक्टिविटीज़ दैट नीड टू बी कंप्लीट, गेट स्पॉन्सर एंड कस्टमर अप्रूवल्स, के जो आपका स्पॉन्सर है और जो कस्टमर है उससे आप प्रॉपर सारे के सारे अप्रूवल्स दें। परफॉर्म अ पोस्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, एक प्री होता है एक पोस्ट होता है, ठीक है, तो और स्केड्यूल एंड होल्ड अ क्लियर इवेंट एंड रिलीज एंड रीअसाइन स्टाफ एज नीड, अगर आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर, के फ्यूचर में आप क्या क्या चीज़ें किस तरह रिकमेंड कर रहे हैं। रिलीज रिसोर्सेज, जो आपका इक्विपमेंट है उसके लिए जो आपने ऑक्यूपाई किया हुआ था, जो आपकी मैन पावर थी, जो बाकी आपकी स्पेस थी, उन रिसोर्सेज को रिलीज करना। परफॉर्म फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव, कि जो आपका फाइनेंशियल फंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कितनी फंडिंग्स थी, कौन कौन के आपके कितने प्रोसेसेस थे, कितने मॉड्यूल्स थे, अब फाइनेंशियली आपने उसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने क्लोज करना है।
फाइनल रिपोर्ट में हम क्या चीज़ करते हैं कि एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रिव्यूज टू द ओरिजिनल प्लान, कि जो हमारी रिवीजन थी, जो हमने पूरे प्लान की, जो आपका ओरिजिनल प्लान था, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, उसको किस तरह लेके चलना था वो। सेकेंडली इस समरी ऑफ मेजर, जो भी आपकी समरी है उसको कंप्लीट करने के लिए। थर्ड एनालिसिस ऑफ अचीवमेंट कंपेयर्ड विद ओरिजिनल गोल्स फॉर द प्रोजेक्ट, के जो आपके ओरिजिनल गोल्स थे वो कौन कौन से थे, आपने उसको कंपेयर किस तरह करना है। फाइनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एन एक्सप्लेनेशन और वेरिएंस फ्रॉम द बजट, कि जो आपका बजट है, एंड इवेलुएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, के जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट की जो भी परफॉर्मेंस है उसको अपने किस तरीके से लेके चलना है। और टीम की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी कॉन्फिडेंशियल होती है, वो सिर्फ आप डिस्कस उसको ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये आपके फाइनल जो आपकी रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट के अंदर हमें ये पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। इश्यूज आर टास्क दैट रिक्वायर फर्दर, के क्या इश्यूज थे, क्या क्या टास्क थे, ताकि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जा सके, और जो जिस चीज़ की प्रॉब्लम से, ताकि उसको फ्यूचर में हम जो है वो मिनिमाइज़ कर सकें, ताकि जो हमारे फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं उनका जो भी रिजल्ट है वो बेहतर आ सके। और रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, जिस तरह मैं आपको बताया अभी लास्ट में, जो भी इश्यूज़ थे, ताकि जो फ्यूचर के आपके हैं, ताकि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में वो प्रॉब्लम, वो इश्यूज़ ना आए, और हम बाकी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकें, कम कर सकें। और स्पेशल एक्नॉलेजमेंट टू टीम मेंबर्स, कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको भी एक्नॉलेज किया जाए उन तमाम इश्यूज़ से, उन तमाम डिसीजन से, ताकि उन्हें पता हो कि क्या क्या इश्यूज़ थे, क्या प्रॉब्लम्स थे इसको टर्मिनेशन के। अब वैसे तो हम कोई भी अपना चार्ट डिफाइन कर सकते हैं, एंड ये आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है और आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब नॉर्मली जो हम यहाँ बात करते हैं कि जो आपके पास एक चेकलिस्ट है, अब इसमें हमने क्या किया कि डिस्क्रिप्शन, यस और नो, ड्यू डेट एंड रिस्पॉन्सिबल एंड डन, के कम्युनिकेट डिसीजन, यस एंड नो, ठीक है। उसके बाद आपका आइडेंटिफाई रिमेनिंग वर्क कितना रहता है, डिलीवर रिलीज वर्क, सॉफ्टवेयर के आपने कितना सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया है, गेस्ट कस्टमर अप्रूवल, पब्लिश रिलीज डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, परफॉर्म पर्सनल एवेल्युएशन जो ACRs होती हैं, बाकी चीज़ें, और परफॉर्म PPA। तो आप ये एक चेकलिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, इस चेकलिस्ट के थ्रू आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, और भी पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। देन यू विल नीड द प्रोजेक्ट विजन डॉक्यूमेंट, कि जो प्रोजेक्ट का विजन डॉक्यूमेंट था वो क्या था। द प्रोजेक्ट प्रपोजल, जिसको हम RFP कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। द ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्लान एंड द वर्जन, कि जो आपका ओरिजिनल जो मेन आपका प्रोजेक्ट प्लान वो क्या था। द मिनट्स फ्रॉम ईच टीम मीटिंग, जितने भी आपके मीटिंग्स हुई, ठीक है, उनके जो मिनट्स हैं वो क्या है। एनी चेंज जो आपने चेंजेस किए हैं उसके रिक्वेस्ट फॉर्म। ऑल रिटन नोटिसेज रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, टोटल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट क्या है। और क्लाइंट फाइनल असेसमेंट, ठीक है, कि जो क्लाइंट है उसकी फाइनल क्या असेसमेंट्स हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या उसको चाहिए, वो आपने किस तरह फाइंड करने हैं। ये हमारे पास लास्ट पॉइंट था। अब हमारे पास पोस्ट परफॉर्मेंस जो एनालिसिस होता है और एक प्री परफॉर्मेंस होता है, इसके अंदर हम क्या चीज़ कर रहे होते हैं कि ऑफन कॉल्ड प्रोजेक्ट postpartum, collecting and assessing the lessons learned both during at the end of a project are critical steps for establishing meaningful process improvement। कि बेसिकली हम पोस्ट परफॉर्मेंस इसलिए करते हैं कि जो इश्यूज आए होते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन द टर्म्स ऑफ कास्ट, इन द टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन द टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो हम फ्यूचर में उसको मिनिमाइज, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फ्यूचर में उन एरर, उन मिस्टेक्स को मिनिमाइज किया जा सके और प्रोजेक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सके। कलेक्ट मेजर्स फॉर प्रोसेस मेट्रिक्स एंड टू डिफाइन स्ट्रेटजीज दैट वुड ट्यून फॉर प्रोसेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। You may group several milestones together as a phase marker to provide a convenient points to perform PPA
inform team members at project kickoff stage of the project process and what will be collected for the measurement. Yes, and perform several smaller PPAs, not one at the end. ठीक है, ये हमें पोस्ट जब हम इसका एनालिसिस करेंगे, फोकस शुड बी प्रोसेस नॉट पीपल. ये अगेन जो इसमें की पॉइंट है कि जो हमारा फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन द प्रोसेसेस नॉट ऑन द पीपल. PPA मीटिंग शुड बी डेटा गैदरिंग सेशन नॉट अ कोर्ट रूम. के उसमें आप बेसिकली जो डिफरेंट डेटा गैदरिंग है, जो इश्यूज हैं वो हमने करना है, मतलब वहाँ पे किसी भी क्रिटिसाइज नहीं करना, ठीक है, किसी पे ब्लेम नहीं करना, वो हमने गैदरिंग करनी है अपनी डेटा गैदरिंग के लिए. PPA का जो हमारे पास प्रोसेस है वो क्या है, हम किस तरीके से करते हैं कि सेंड अ मेमो टू द टीम कॉलिंग PPA, डायमेंशनल डाटा फॉर all work products, lesson learned, check risk logs, issue logs, internal memos, जो आपकी रिक्वेस्ट चेंज हुई, टाइम एंड एफर्ट डाटा, ठीक है, शॉर्ट एंड फोकस, ठीक है, गेट एवरीवन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन और मटेरियल फ्रॉम देयर नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोजेक्ट. कैटेगराइज द डाटा एज अप्रोप्रिएट, कि एक तो हम उसको प्रोसेसेस के हवाले से कैटेगराइज कर लें और प्रोडक्ट के हवाले से कैटेगराइज कर लें. आर्काइव और डिस्पोज ऑफ ऑल द डाटा. पब्लिश PPA रिपोर्ट समराइजिंग द फाइंडिंग इन अ शॉर्ट मेमो, हम उसको पब्लिश कर लें. और ये हमारे पास जो PPA का डाटा गैदरिंग है कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं कि आपके पास WBSID के वर्क ब्रेक्स जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी ID, काउंटिंग यूनिट, और आपके कितने % आपने उसको रीयूज़ किया है, स्टाफ डेज, उसकी क्या उसकी मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या थी, डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या थे, इम्प्लीमेंटेशन की कौन कौन सी यूनिट्स थी, और क्वालिटी डेटा में आपके एरर काउंट बाय फेस, एलिमेंट काउंट इन फेस, एरर डेंसिटी बाय फेस और टाइम इन फेस, और आपकी प्रोडक्टिविटी बाय फेस. तो ये वो इश्यूज़ हैं कि जो हमने इस पूरे कोर्स में देखने थे कि मॉनिटरिंग और कंट्रोल के अंदर आप किन किन इश्यूज़ को किस तरह लेके चलते हैं. तो ये हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स था. इस कोर्स में हमने पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिज़ाइन किस तरह करते हैं, एनालिसिस किस तरह करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, ठीक है, और लास्ट जो आज हमारा टॉपिक था कि हमने इसको कंट्रोल किस तरह करना है, इसको क्लोज किस तरह करना है. तो ये सारी चीज़ें हमने इस कोर्स में डिस्कस की है. और अब इस कोर्स में हमने यानी कंप्लीट जितनी भी इसमें हमने थ्योरी भी डिस्कस की, डिफरेंट न्यूमेरिकल डिस्कस किए, डिफरेंट हमने डिस्ट्रिक्ट एग्जांपल देखी. तो आज हमारा ये कोर्स जो है ये इसके जो हमारे 32 लेक्चर्स से ये जो है ठीक है, हमने इसमें अपने पूरे कोर्स कंटेंट जो कवर कर लिए हैं. और अब आप इसकी तैयारी करें इंशाअल्लाह ताला, आपके पेपर्स एंड सो ऑन. और इंशाअल्लाह ताला जो जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, ठीक है, इस कोर्स के अंदर, ठीक है, वो आपको जो नोट्स दिए गए हैं, जो बाकी चीज़ें दी गई हैं, आप उनको भी डिस्कस करें, उनसे आपके कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे इंशाअल्लाह. फिर नेक्स्ट कोर्स में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.